जस्ट इमेजिन कुछ महीने बाद आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। आपके हाथ में आपका बोर्ड का पेपर है। कुछ बच्चे अभी तक लास्ट मिनट तक फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन का आंसर रिवाइज कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में एक ही ख्याल है कि काश मैंने पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो और उन सबको बाजू में रखकर एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, काम है, जिसके फेस पर कोई भी टेंशन नहीं है, वो आराम से अपना पेपर जो है वो लिख रहा है। तो उसके बारे में ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जनवरी या फरवरी मंथ में पढ़ना नहीं चालू किया था, उसने पढ़ना चालू किया था आज से, अभी से ही, प्रेजेंट टाइम में से ही, इसी वक्त से उसने पढ़ना चालू किया था। इसलिए वो अभी उस घड़ी पर पेपर जो है वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली लिख सकता है। तो आप ही मुझे बताइए कि आपको ऐसा टॉपर स्टूडेंट बनना है या फिर एक रिग्रेटफुल स्टूडेंट बनना है कि काश मैंने पढ़ लेना चाहिए था, ये ख्याल आपको चाहिए। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि हमें टॉपर ही बनना है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का डिफरेंस जो होता है वो नहीं होता। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में इंटेलिजेंस का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है। डिफरेंस होता है प्लानिंग, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का। अब प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का क्यों, ये भी मैं बताती हूँ। टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, पूरा उनका शेड्यूल जो है वो बनाते, टाइम टेबल बनाते हैं, उसको हमेशा फॉलो करते रहते। उनका कैसे होता है कि आज फॉलो करेंगे, कल भी फॉलो करेंगे, हमेशा ही फॉलो करते रहेंगे। पर एवरेज स्टूडेंट का कैसा होता है कि वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस में टाइम टेबल बनाते हैं और एक दो दिन फॉलो करेंगे, फिर दो तीन दिन बाद सोचेंगे हाँ भाई क्यों फॉलो करना है, ये बहुत ही बोरिंग है, ये टाइम टेबल कुछ मजे का नहीं हो रहा है। तो ये होता है एवरेज स्टूडेंट में। वो आराम मैक्सिमम 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन भी फॉलो करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा ही फॉलो करते हैं। इसलिए टॉपर्स जो होते हैं वो एग्जाम में पेपर बहुत ही अच्छे से लिखते हैं, उनके मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से पेपर लिखना है आपको विद काम एंड कॉन्फिडेंस, देन यू हैव टू मेक अ वेरी वेरी गुड टाइम टेबल विच यू शुड फॉलो। अगर आपको टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है तो बना क्यों रहे हो ना। फॉलो करना है तो ही बनाओ, उसे हमेशा फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, तो आपके गोल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर स्क्वाड। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड में बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज में आज आपको देने वाली हूँ। मैं भी एक 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी ये टाइम टेबल जो है वो फॉलो कर रही हूँ। सो लेट्स सी द टाइम टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी चल रहा है जुलाई का मंथ। बोर्ड एग्जाम्स बेसिकली फेब्रुवरी टू मार्च महीने में आ जाती। ठीक है, फेब्रुवरी के लास्ट वीक या फिर टू मार्च का फर्स्ट वीक। ठीक है, फेब टू मार्च में हमारी बोर्ड एग्जाम्स जो होती है वो होती। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में जुलाई से लेकर फरवरी मंथ तक बहुत सारी एग्जाम्स होती है, जैसे कि यूनिट टेस्ट 1, फिर होती है हमारी सेमेस्टर, फिर प्रीलिम्स होती है, प्रीलियम 1, फिर प्रीलियम 2। ठीक है, फिर यहाँ पे होती है, लास्ट में होती है हमारी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीलियम 1 के पहले यूनिट टेस्ट 2 होती है, वो बहुत सारे स्कूल्स में जो होती है वो ऑप्शनल होती है, यानी बहुत सारे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट 2 रखते नहीं है, प्रीलियम 1 और प्रीलियम 2 डायरेक्टली रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1, अब हमारे वेकेशन बैचेस चालू होते हैं अप्रैल मंथ में। ठीक है, अप्रैल मंथ में जब सारे बच्चों को छुट्टी थी तब हमारे वेकेशन बैचेस चालू हुए थे। तो उस समय हमारे यूनिट टेस्ट का जो पोर्शन है, यूनिट टेस्ट 1 का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, हमारा जो भी फर्स्ट यूनिट होगा वो पूरा कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे सेमेस्टर के बाद ये प्रीलियम 1 और प्रीलियम 2 और इसके बाद ये जो बोर्ड से यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे हाफ हमारा पोर्शन जो है
वो पूरा हो चुका था, हाफ पोर्शन, सारे सब्जेक्ट्स का हाफ पोर्शन पूरा हो चुका था। सेकंड पार्ट में यहाँ पे भी हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे हाफ पूरा हुआ, यहाँ पे हाफ पूरा हो गया हमारा। अब नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक हमारा फुल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो ही जाता है स्कूल में। स्कूल वाले क्या करते हैं, नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक फुल सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर शुरू होते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स। साइंस के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ओरल्स जो होते हैं, वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं फुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो हमें टाइम निकालना होता है कि प्रैक्टिकल्स के लिए स्टडी करना होता है, ओरल एग्जामिनेशन के लिए भी स्टडी करना होता है हमारे लिए इस पीरियड में। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या सोचते हैं, जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई जाने देते, अगस्त में पढ़ लेंगे। अगस्त में बोलते अगस्त भी चला गया, अब क्या करेंगे, अब सितंबर में पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ना वो बहाने देते रहते कि हाँ अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बहुत दूर है हमारी एग्जाम। ऐसा नहीं है, जुलाई से अगस्त कैसा चला जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम्स के डेट्स नियर आ गई ना, पता नहीं चलता कैसे आ जाती है। नवंबर दिसंबर तक फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर टेंशन आता है दिसंबर मंथ में, अब फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, करेंगे क्या, फुल सिलेबस पढ़ना है, प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ना है, ओरल एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो कैसे देंगे। बहुत सारा टेंशन उस वक्त लेने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ना चालू करें। क्या वो थॉट है ना, ईच स्टेप एड्स टू द सक्सेस। तो एक एक छोटी छोटी स्टेप लेते जाओ, सक्सेस आपको मिलता जाएगा। इसलिए अभी से ही जुलाई मंथ से ही पढ़ना चालू कर लो। मार्च में नहीं किया, अप्रैल में नहीं किया, मई में नहीं किया, जून में नहीं किया, जुलाई से तो स्टार्ट कर लो। 3 मंथ नहीं किया, ठीक है 3 मंथ जाने दो, जुलाई से तो स्टार्ट कर ही सकते हो ना, जुलाई से स्टार्ट कर लो। जुलाई से स्टार्ट किया, दिसंबर तक पूरा हमारा जैसे सिखाते जाएंगे स्कूल में वैसे रिवाइज करते जाओ। ठीक है। अब जुलाई से पहले जून, मार्च सॉरी अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके। जुलाई भी हाफ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो जुलाई हाफ रहेगा, और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बचे। जनवरी तो प्रीलिम्स में ही पकड़ लो। ठीक है। तो काट छाट करके 5 महीने बचे हमारे लिए पढ़ाई करने के लिए। कैसे पढ़ोगे, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है। ठीक है। 4 लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत। 2 साइंस, 1 साइंस 2, 2 मैथ्स और एसएसटी यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। 10 सब्जेक्ट्स टोटल में है हमारे पास। कितने हैं, 10। टाइम कितना बचा है, 5 महीने, काट छाट करके 5 महीने बचे हैं। 10 सब्जेक्ट्स हमें पूरे कंप्लीट करने। समझो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स का सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट। ओके। अब यहाँ पे मैथ्स जो है, अब मैथ्स सब्जेक्ट में क्या करना है, मैथ्स जो है मैथ्स 1 है और मैथ्स 2 है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसे रट्टा मारते, मगिंग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स के जो फॉर्मूलेज है या फिर सम्स है वो हम बाय हार्ट करके, मगिंग करके एग्जाम में लिख के आ सकते। ये जो है वो बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि मैथ्स में रट्टा मारना और मगिंग करना बहुत दूर की बात है। मैथ्स में मगिंग अजीब बिल्कुल भी नहीं चलती है। मैथ्स में चलता है वो है प्रैक्टिस। मैथ्स में चाहिए हमें प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो वाली चीज है। मैथ्स में हमें चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैथ्स में क्या करो, सबसे पहले मैथ्स का फर्स्ट लेसन, मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन, लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कंप्लीट हुआ, सिखाकर सॉल्व करो। एक मैं बोल रही हूँ, एक नोटबुक बनाओ, सेपरेट नोटबुक बनाओ, जिसमें अपने फॉर्मूलेज लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखो, मैथ्स में से सम्स लिखो। ठीक है। उस वो नोटबुक में वो नोटबुक मेंटेन रखो। ठीक है। तो अगर आप एग्जाम के पहले रिवीजन करने के लिए बैठे ना, वो नोटबुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, सच में बता रही हूँ। अब मैथ्स का सपोज हमने फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है। स्कूल में सिखा कर हो गया, ट्यूशन में भी सिखा कर हो गया। ओके। फर्स्ट लेसन कंप्लीट होगा, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लो उस लेसन का। एक एक दिन, हर एक दिन 1 घंटा तो मैथ्स के लिए निकालो ही निकालो, कंपलसरी 1 ही घंटा निकालना है।
मैथ्स के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालो, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 1 ही घंटा निकालो सिर्फ मैथ्स के लिए। मैथ्स 1 घंटा फुल कॉन्संट्रेट करके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स सब्जेक्ट लिया, हाँ फिर याद आया हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी की टेस्ट है कल, ऐसा नहीं चाहिए। मैथ्स अगर 1 घंटे पढ़ना है ना, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे ब्रेन में चले गए, कॉन्सेप्ट्स हमें अगर वो पता हो तो कोई भी समय हम आराम से वो सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब 1 घंटा आप मैथ्स लो, मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो सबसे पहले रफ नोटबुक में एक बार सॉल्व कर लो, फिर और एक बार एक सेपरेट नोटबुक में वो लिख लो बिना देखे। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे देख कर लिखा वही कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार रफ में सॉल्व करो, ट्राई करो आ रहा है क्या नहीं, ठीक है, ट्राई करेंगे तो ही आएगा। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ठीक है। ट्राई करो एक बार रफ नोटबुक में सॉल्व करने का, फिर वही प्रैक्टिस सेट दूसरे नोटबुक में बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है। इससे वो जो सम है, वो जो टेक्निक्स है, वो जो स्टेप्स है जो आपने यूज की है वो आपको याद रहते अच्छे से आपके ब्रेन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट्स है, हर हर दिन मैक्सिमम 1 प्रैक्टिस सेट तो लो ही लो। अगर छोटे प्रैक्टिस सेट्स हो, 2 क्वेश्चंस वाले या 3 क्वेश्चंस वाले, तो 2 प्रैक्टिस सेट लो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस सेट। हर रोज मैथ सब्जेक्ट लेना ही है 1 घंटा, तो ओके, ठीक है। ये हो गया मैथ सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस के लिए भी मगिंग, या साइंस के लिए हम जब 9th स्टैंडर्ड तक थे, 9th स्टैंडर्ड तक बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं, क्वेश्चन टीचर सिखाते हैं स्कूल में और एक्सरसाइज हमें लिखने को देते हैं। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमें सारे नोटबुक्स में लिखने पड़ते थे, और वही एग्जाम के पहले हम क्या करते थे, वही रट्टा मारते थे। ऐसा नहीं करना, साइंस में रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। साइंस में क्या करो, कंसेप्ट समझो ना। साइंस में कंसेप्ट समझो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये समझो ना। क्यों रट्टा मार रहे हो, समझने से ही सब कुछ होने वाला है। अगर आप हमेशा के लिए रट्टा ही मारते रहोगे तो 11th 12th में क्या करोगे। 11th 12th इज नॉट बेस्ड ऑन मगिंग और रट्टा, ठीक है। 11th 12th के लिए कंसेप्ट भी समझने पड़ते हैं। अभी से ही वो आदत डाल लो कि कंसेप्ट समझने, रट्टा नहीं मारना है। इसलिए साइंस में कंसेप्ट समझो। साइंस के जो भी लेसन है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी लेसन हो समझो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो पीरियड्स ग्रुप्स क्या है वो समझो ना, रट्टा क्यों मार रहे हो, ठीक है। तो साइंस में क्या करना है, कंसेप्ट समझने। एक बार क्या करो, एक नोटबुक निकालो, साइंस के लिए एक सेपरेट नोटबुक रखो जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, डेफिनेशंस हो, वो आपको उस नोटबुक में रखने हैं। फॉर्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेज। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेज अगर हमें पता ही ना हो कि हीट का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाज अगर पता नहीं तो एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने वाले। इसलिए फॉर्मूलेज लिखो उस एक नोटबुक में, इंपॉर्टेंट नोट्स निकालो। हर एक क्या करो, साइंस का फर्स्ट लेसन लो, सपोज साइंस 1 का फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन, ठीक है। फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन, वो निकालो, उसे रीड करो, 2 बार तो रीड करो, ठीक है, आलस मत करो। 2 बार रीड करो, वो इंपॉर्टेंट नोट्स निकालो, फॉर्मूलाज जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए वो भी 2-3 बार लिखो, जिससे आपके ब्रेन में वो फिट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा साइंस के लिए। साइंस के बाद हम सपोज हमने मराठी लिया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, यानी ये जो 4 लैंग्वेजेस है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का 100 मार्क्स संस्कृत हो, यानी संपूर्ण संस्कृत होता है, और थोड़े बच्चों का संयुक्त होता है, यानी हिंदी और संस्कृत 50-50 मार्क्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चारों भी लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस में क्या होता है, बहुत सारे, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक तो बहुत ही बड़ी है भाई, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बहुत ही लेंदी है, थेरेटिकल पार्ट बहुत ही है इंग्लिश में बहुत सारे लेसन जो है वो बहुत ही बड़े हैं। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इसमें क्या करो, टीचर सिखाते
हमें क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे जब टीचर सिखाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी और संस्कृत क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले दिन, क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो 4 लैंग्वेजेस है ना, इन्हें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और सॉरी इंग्लिश, मराठी और संस्कृत, संस्कृत अगर 100 मार्क्स हो तो इन तीनों का पेपर जो होता है वो होता है 80 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का पेपर बहुत ही इजी नहीं होता। इजी कभी भी नहीं होता, वो बहुत ही लेंदी पेपर होता है। उसमें वो सारी लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, वो बहुत ही झंझट होती है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज। ठीक है, अगर आपको सपोज इंग्लिश का हम एग्जांपल ले, और इंग्लिश में सपोज एक स्टोरी है, द थीफ स्टोरी। ठीक है, सेकंड या थर्ड लेसन है, द थीफ स्टोरी इंग्लिश में का है। तो अगर उस वो लेसन में आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और वही पैसेज जो है वो अगर आपको आया एग्जाम में, इंग्लिश का फर्स्ट पेज वो वही पैसेज आया वो थीफ स्टोरी में का, और आपको पूछा गया वो समराइज द पैसेज, या फिर आया क्वेश्चन, सपोज एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्यों आया कि व्हाई डिड अनिल फॉरगिव हरी। ठीक है, इंग्लिश में का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि अनिल ने हरी को फॉरगिव क्यों किया। अगर ये पता ही नहीं ये हरी कौन है, ये अनिल कौन है, ये पता ही नहीं है हमें, तो वो 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करने वाले। हमें पता ही नहीं अगर वो स्टोरी क्या है, वो सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है, या वो लेसन एग्जिस्ट करता है क्या, ये हमें पता ही नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे और हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसलिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट लेसन सपोज हमने लिया, या फिर एक पोयम ली या लेसन लिया, तो उसे पहले रीड कर लो 2-3 बार, और उसे स्टोरी के फॉर्मेट में रिमेम्बर करो। क्योंकि जो हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, वो फॉक्स एंड क्रो की, या फिर लायन एंड द माउस की, ये हमने बचपन में पढ़ी थी। अभी पढ़ रही है क्या? नहीं, बचपन में पढ़ी थी, वो अभी तक हमें याद है। तो जस्ट सोचो कि अगर हमने ये इंग्लिश का एक लेसन अगर स्टोरी के फॉर्मेट में याद भी कर लिया, स्टोरी के फॉर्मेट में अगर याद किया, तब वो कैसे कितनी अच्छी से हमारे दिमाग में रहेगा। इसलिए इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, इसके लिए स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ना सीख लो। स्टोरी के फॉर्मेट में हर कुछ हमें याद रहता है। सेम यहाँ पे संस्कृत में जो श्लोक्स होते हैं, संस्कृत के अभी जो श्लोक्स है हमारे लिए, सुक्ति, सुधा वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, जो श्लोक्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, वो फॉर 100 मार्क्स एंड 50 मार्क्स दोनों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट श्लोक्स है। वो हमें बाहर नहीं होते। इसलिए क्या करो, म्यूजिक में उसे कन्वर्ट करो। जैसे सपोज हमारे इजीली हमें बाय हार्ट हो जाता है एक सॉन्ग, जो है सपोज एक सॉन्ग है वो हमें इजीली बाय हार्ट हो जाता है, वैसे ही श्लोक्स का भी करो। श्लोक्स हमेशा आपको जो भी फ्री टाइम मिलेगा ना, जैसे सपोज आप मोबाइल स्क्रॉल करने बैठे हो, रील्स देख रहे हो, या फिर कुछ स्टडी करने के बाद 15-20 मिनट टाइम मिला, तो ऐसे श्लोक रीड करो। ठीक है, श्लोक रीड करने से श्लोक रीड करो, फिर उसे बिन देखे बोलना सीखो। ओके, तो जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। हर रोज 1-2 श्लोक तो बोलो। ठीक है, क्योंकि श्लोक जरा बहुत ही डिफिकल्ट है, वो हमें एग्जाम के पहले, एग्जाम के बिफोर नाइट बैठने से, पढ़ने से वो हमें याद नहीं रहने वाले, हमें उसे अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, तो ये हो गया हमारे लैंग्वेजेस के लिए। अब है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी एसएसटी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस भी आता है इसमें। तो ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों का एक पेपर होता है, और ज्योग्राफी का अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी हम मगिंग करते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी हम रट्टा मारते हैं, पर ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी साइंस की तरह ही कंसेप्ट हमें समझने हैं। सपोज हिस्ट्री का कोई भी लेसन है, लाइक आर्ट्स, ठीक है, या फिर द इलेक्ट्रोल प्रोसेस, पॉलिटिकल साइंस में का लेसन है, तो समझो ना कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, ईवीएम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है, ये हमें समझना है। अगर सिर्फ मगिंग से, रट्टा मारने से अगर पेपर हम नहीं लिख सकते, कि सपोज एक लेसन है द इलेक्ट्रोल प्रोसेस, उसे मैंने एग्जाम के पहले फुल मगिंग कर लिया, बाय हार्ट कर लिया, रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं, और एग्जाम में वो लेसन आया ही नहीं, या फिर वो एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन भी आया, पर
आंसर जो है वो आपका आ ही नहीं रहा हो तो, और आपको पता भी नहीं वो होता भी क्या है। देखो बहुत बार क्या होता है बताइए क्या, जब हम रट्टा मारते हैं ना, तो सपोज रट्टा हमने मारा, मगिंग की हमने, वो क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, पर हमें वो बहुत सारे लेसन्स मगिंग करने की वजह से वो याद नहीं रहता, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, उसकी फर्स्ट लाइन क्या थी, ये तो हमें याद ही नहीं रहती कभी। तो ऐसा अगर होता है कि वो क्वेश्चन आया पर हमें पता ही नहीं है, वो हमने पढ़ा था, मगिंग की थी, रट्टा मारा था, पर हमें उसका आंसर नहीं आ रहा है, और हमें पता भी नहीं वो चीज़ है क्या। रट्टा मारा था इसलिए क्या हमने कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं की थी, रट्टा ऊपर ऊपर से मारा था, तो हमें पता भी नहीं कि वो क्या है, इसलिए वो हमें आंसर नहीं आता, और हमने जो रट्टा मारा था वो भी हमें याद नहीं रहता। तो दोनों तरफ से हम खाई में। इसलिए क्या करो, कंसेप्ट समझो, अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स भी हो गया, साइंस हो गए, तो और कोई बचा क्या? नहीं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स का देखते हैं। प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स ओरल एग्जामिनेशंस, और आपके जो एक्सटर्नल वो सब्जेक्ट होते हैं, डिफेंस वाटर सिक्योरिटी, ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके लिए। तो आप क्या करो, डिफेंस और वाटर सिक्योरिटी की वो जो वर्क बुक्स होती है वो इसेंशियल होती है, 10th स्टैंड को लगती है, तो वो आप क्या करो जुलाई मंथ से ही कंप्लीट कर दो ना, कितना ही देर लगेगा। डिफेंस और वाटर सिक्योरिटी इतना देर नहीं लगता है, जुलाई मंथ में ही कंप्लीट कर दो, कितने दिन लगे, 2 से 4 दिन ही लगेंगे, इतनी भी कुछ ज़्यादा नहीं है वो। और प्रैक्टिकल्स जो है वो आपके पढ़ना तो प्रैक्टिकल्स के लिए पड़ेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के 20 मार्क्स होते हैं साइंस प्रैक्टिकल के लिए, तो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, और असाइनमेंट्स भी हमें टाइम टू टाइम सबमिट करनी है, नहीं तो मार्क्स भी हमारे डिक्लाइन होते जाएंगे। मैथ्स के लिए भी सेम है, मैथ्स के 2 असाइनमेंट है, मैथ्स 1 की एक और मैथ्स 2 की एक, तो दोनों के 20 मार्क्स है, वो भी हमें अच्छे से सबमिट करनी है टीचर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे डेली क्या करना है। ठीक है, डेली टाइम टेबल, हम डेली टाइम जो है वो हम कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले सपोज 7 to 2 हमारी स्कूल है। ठीक है, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक सपोज हमारी स्कूल है। ओके, 7 से 2 बजे तक हमारी स्कूल है, उसके बाद हम सोते हैं यहाँ पे, सपोज 10 बजे हम यहाँ पे सोते, 10 बजे अगर हम यहाँ पे सो रहे हो, तो यहाँ पे इतने बीच में 2 बजे से लेकर 10 बजे तक अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे तो हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अब 2 से 2:30 बजे तक सपोज आप फ्रेशन हो जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ। ठीक है, ठीक है, अब 2:30 से लेकर 10 बजे तक आपका टाइम आपको कैसे यूज करना है मैं बता दूँ। 2:30 से लेकर 3:30 तक आप सबसे पहले तो होमवर्क कंप्लीट करो अपना, और मुझे पता है कि होमवर्क बहुत ही है, इंग्लिश सारे वो लैंग्वेजेस की वर्क बुक्स कंप्लीट करनी है, साइंस की जर्नल भी कंप्लीट करनी होती है, लेबोरेटरी बुक भी कंप्लीट करनी है, तो बहुत ही कंप्लीशन का वर्क है, इसलिए 1 घंटा तो आप होमवर्क के लिए दो ही। ठीक है, अब 3:30 से लेके 3:30 to 4:30 तक आप क्या करो, मैथ सब्जेक्ट लो। ठीक है, अब इस 1 घंटे में आपको सारे और प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, इस 1 घंटे में फिर 4:30 से लेकर 5:30 तक आप फ्रेश हो जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है क्या, अब पहले 1 घंटा होमवर्क किया, पहले तो सबसे पहले 6 घंटे की स्कूल अटेंड की, बाद में 1 घंटा होमवर्क किया, एक फिर 1 घंटा मैथ्स लिया, तो जरा ब्रेन को अच्छा नहीं लगता है वो कॉन्सेंट्रेट। अब मैथ्स के बाद जो सब्जेक्ट्स आएंगे उस पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो वो जरा वीक हो जाता है, इसलिए आप क्या करो, आधा घंटा तो फ्रेश के हो जाओ, गेम्स खेलो, राउंड साइकिल चलाओ, या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटीज करो। ठीक है, ये आप हाफ आवर के लिए करो, पर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 5 to 6 आपको क्या करना है, साइंस सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, अब ये 5 to 6 में आपको साइंस का क्या करना है, रिवाइज करना है, रीडिंग करना है साइंस का, मगिंग बिल्कुल नहीं करनी, मगिंग तो छोड़ ही दो आज। साइंस का आप रीडिंग करो,
और वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करो, एक्सटर्नल नोट्स बनाओ, ठीक है। लेक्चर्स देखो, कोई आप ट्यूटर्स देख रहे हो तो वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 PM। सपोज अब यहाँ पे अगर आपकी ट्यूशन होगी, ठीक है, 6 to 7 ट्यूशन हो सकती है या फिर 5 to 6 भी ट्यूशन हो सकती है, तो ये आप एक्सचेंज कर लो। ये 5 to 6 अगर ट्यूशन हुई तो 6 to 7 आप साइंस लो, अगर 6 to 7 ट्यूशन हुई तो 5 to 6 आप साइंस लो, ठीक है। तो 6 to 7 ट्यूशन के लिए छोड़ देते, बाकी 7 to 8 आप लैंग्वेजेस लो। 7 to 8 आप लैंग्वेजेस लो, सारे लैंग्वेजेस रीड करो, क्योंकि रीडिंग इज द की। रीडिंग करो, रीडिंग करने से हमें समझ में आता है, स्टोरी के फॉर्मेट में वो याद रखो। इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। अब 8 to 9 आपका डिनर हो जाएगा, ठीक है। 8 to 9 डिनर सपोज लिया हमने। अब 9 to 10, 9 to 10 आप यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज पर योर विश, एक दिन हिस्ट्री लो, एक दिन ज्योग्राफी लो, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी रीड ही करना है, सारे जो लेसन है वो थेरेटिकली रीड कर लो, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लेसन के अंदर से ही आते हैं, मतलब लेसन की कोई भी एक लाइन हो तो उस पर भी वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। हमेशा ही ऐसे एक्सरसाइज में से ही आते, ऐसा नहीं है, लेसन में से भी आते हैं, इसलिए 1 घंटा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी रीड करो और 10 बजे सो जाओ। अब उठोगे कितने बजे? 6 to, आप 6 बजे उठ सकते हो या फिर 5 बजे उठ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल, ठीक है। तो ये है पूरा टाइम टेबल, जो फॉलो करने से आपकी स्टडी जो है वो आपकी स्टडी जो है वो अच्छी हो जाएगी। मैं पर्सनली ये फॉलो कर रही हूँ, रियली अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो ना, आप आराम से 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैं सच कह रही हूँ। और क्या करो बताएगा, एक जो आपने सेपरेट नोटबुक रखी है ना, वही हमेशा रिवाइज करते रहो, उसमें ही जो कंसेप्ट है, आपको डाउट्स आ रहे हैं वो भी उसमें ही रखो, ठीक है। तो डाउट्स, एक डाउट लिखा उसका आंसर भी लिखो, यानी अगर आप सपोज एग्जाम के पहले अगर आप सोच रहे हो हाँ इसका आंसर क्या था, ये मेरा डाउट था, मैंने सॉल्व किया क्या ये, तो अगर आप वो नोटबुक ओपन करोगे और वो क्वेश्चन देखोगे और उसका आंसर देखोगे तो आपको समझ जाएगा हाँ ये मैंने सॉल्व किया था, टीचर ने मुझे ये आंसर बताया था, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखें। और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सपोज कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने में, तो 10 मिनट खुद से ट्राई करो, ठीक है। 10 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट ना खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आया, 10 मिनट ट्राई किया, 15 मिनट ट्राई किया, खुद से ट्राई किया पर आया नहीं, तो आप एक्सटर्नल जो है वो देख सकते हो, लाइक ट्यूटर्स और गूगल का हेल्प, गूगल चैट जीपीटी आप यूज करके वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इस टाइम टेबल से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, इसकी स्ट्रेटजी हमें बताओ, तो ये आप मुझे पूछ सकते हो। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि टॉपर्स जो है ना वो पैदा नहीं होते, टॉपर्स पैदा होने के बाद ही वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। टॉपर्स को बनाया जाता है, टॉपर्स पैदा नहीं होते, टॉपर्स को बनाया जाता है। इसलिए आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से ही पढ़ाई करना चालू कर दो, अगर आपको भी एवरेज टू अ टॉपर बनना है। और लिटरली बता रही हूँ, खुद में बिलीव करो, क्योंकि सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसलिए खुद में भरोसा रखो, खुद को ऐसा सिग्नल्स दो अपने ब्रेन की, हाँ मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी टेंशन के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड
सब्सक्राइब टू स्कॉलर्स पैड।